ये पढ़ते हैं। आज की कक्षा में हम बिहार की राज्य व्यवस्था, जनगणना और पर्यटन के बारे में जानेंगे। ठीक है, यह हमारी 5वीं और अंतिम कक्षा होगी। इसके बाद एक कक्षा होगी जिसमें हम लोग PYQ देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में हुई और ये अस्तित्व में कब आता है? नोटिफिकेशन आता है 22 मार्च 1912 को, अस्तित्व में आता है 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, पृथक बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव प्रथम जो हुए 1937 में हुए। 152 सीटें थी विधानसभा में और 30 सीटें विधान परिषद में। 152 में 70 सामान्य नागरिकों के लिए, 15 SC के लिए, 7 ST के लिए, 39 मुस्लिमों के लिए, 4 महिलाओं के लिए, 2 आंग्ल भारतीयों के लिए, 2 यूरोपीय समुदाय के लिए, 13 विशिष्ट क्षेत्रों व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित थी। 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, 20 सीटों पर मुस्लिम लीग। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा। जब आश्वासन नहीं मिला तो श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन करने से इनकार कर दिया। गवर्नर जो थे उस समय के, उन्होंने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 ईस्वी में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। इस प्रकार सरकार का गठन कर मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने। लेकिन गवर्नर और कांग्रेस के मध्य सहमति हो जाती है। फिर जो है 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनती है। श्री सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होते हैं। ठीक है, 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। 1939 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पे कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र देकर विधानसभा भंग कर देता है। 1939 से 45 ईस्वी तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ। ठीक है, 1935 के अधिनियम के आधार पे 1946 में पुनः चुनाव होते हैं। ठीक है, और अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह जी जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद को संभालते हैं। ठीक है, इस विधानसभा द्वारा 36 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना जाता है। ठीक है, संविधान सभा में जो चुनाव होता है वो इन्हीं के विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो 36 सदस्य बिहार की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम जी आदि जो है प्रमुख थे ऐसे। पहला आम चुनाव स्वतंत्र भारत का 1952 में होता है, जिनमें बिहार विधानसभा की 130 सीटों के लिए चुनाव होता है और एक मेंबर मनोनीत किया जाता है। इसमें प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं स्वतंत्र बिहार के श्री कृष्ण सिंह जी। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा के आधार पर बिहार विधानसभा में सीटें 319 हो जाती हैं। 1977 विधानसभा की सीटों की संख्या में फिर वृद्धि होती है और कुल सीटें 325 हो जाती हैं। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड पृथक हो जाता है और बिहार विधानसभा में सीटें घट के रह जाती हैं 243। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। ठीक है, बिहार की शासन व्यवस्था को देखें तो विधायिका, कार्यपालिका और फिर स्थानीय स्वशासन भी है। विधायिका में क्या क्या है? राज्यपाल एक सदस्य, विधान परिषद, विधानसभा होती है। कार्यपालिका में राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद या अस्थायी कार्यपालिकाएँ, और अस्थायी कार्यपालिका में प्रशासनिक पदाधिकारी। स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज राज्यों में 73rd अमेंडमेंट के द्वारा, और गांवों में और शहरों में नगरीय प्रशासन 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। संविधान के भाग 6 में उनका उल्लेख है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, पर बशर्ते कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये शर्त है, साथ में पद रहता है। अर्हता क्या होती है, शर्तें क्या होती हैं? भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसकी शक्तियों की बात करें कार्यपालिका संबंधी। ठीक है, नियुक्ति की बात जहाँ करें तो मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है। व्यवस्थापिका संबंधी कार्यों में विधानमंडल की बैठकों को बुलाना, स्थगन करना, विधानसभा का विघटन
हाँ, और कोई भी विधेयक कानून तभी बनेगा जब राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति दे देगा, ठीक है, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अगर विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो, ठीक है। अब वित्त संबंधी क्या अधिकार हैं कि कोई भी वित्त विधेयक जो है राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायालयीय अधिकार क्या, न्याय संबंधी, ठीक है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति जो है राज्यपाल से सलाह करता है, ठीक है, अपराधियों की सज़ा को कम कर सकता है या क्षमा कर सकता है। कुल मिला के जो सारे अधिकार हैं राष्ट्रपति महाभियोग वाले जो सारे अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, हाँ लगभग, बस यहाँ के मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, पर हाँ प्रकृति को बदलना, उसको पोस्टपोन करना, काल समय सीमा घटाना, ये सारी चीज़ें कर सकता है। आपातकाल संबंधी अधिकारों में, ठीक है, वैधानिक रूप से शासन चलाने की संभावना न होने पर धारा 356 के अधीन वो राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने या राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श देता है, ठीक है। इस दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। अभी तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। कुछ उसके विवेकाधीन अधिकार हैं, ठीक है। अधिकतर कार्य देखिए मंत्रिमंडल का परामर्श से ही करता है। कुछ कार्यों जैसे विधेयकों की स्वीकृति देनी है नहीं, विधानसभा भंग करने में नहीं, मुख्यमंत्री की नियुक्त करने में, जबकि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो, वह अपने विवेक से निर्णय लेता है। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 152 में परिभाषा दी गई है। 53 में राज्यों के राज्यपाल का जिक्र है। 54 में राज्य की कार्यपालक शक्ति के बारे में है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 156 में कार्यकाल, 157 में अर्हता, 158 में राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएं, 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण, 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, 161 में क्षमादान की शक्ति, 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा, 163 में मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना, 64 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन इत्यादि, 65 में राज्य का महाधिवक्ता, 66 में राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही, 167 में राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व, 74 में राज्य विधायिका का सत्र 17वां तथा उसका भंग होना, 75 में राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार, 176 में राज्यपाल का विशेष संबोधन, 200 में विधेयक पर सहमति, ठीक है, राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना, 201 में राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेना, 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, 217 में राज्यपाल को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना है। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233 अनुच्छेद में है। अब बिहार में अभी तक कौन कौन से राज्यपाल हुए हैं? पहले स्वतंत्रता पूर्व की बात करें, सर जेम्स सिस्टन पहले राज्यपाल थे, ठीक है, 1935 से 1937 तक। फिर सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, फिर सर थॉमस अलेक्जेंडर स्वार्ट, फिर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड, सर फ्रांसिस मूडी, सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड, फिर सर हफडो। ये देखिए जेम्स सिफ्टन याद कर लीजिएगा पहले, हफडो को भी याद कर सकते हैं। ये जो है अंतिम अंग्रेजी राज्यपाल हैं। आज़ादी के पूर्व जस्ट आज़ादी के दिन श्री जयराम दास दौलतराम ये बिहार स्वतंत्र बिहार के पहले राज्यपाल बनते हैं, ठीक है। ये 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1947। फिर दूसरे माधव श्रीहरि अन्ने, तीसरे आर दिवाकर, चौथे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये ध्यान रखिएगा कि भारत के भाई राष्ट्रपति बनते हैं और राष्ट्रपति बनते हैं। पाँचवें MAS अयंगर, 6 नित्यानंद कानूनगो, 7वें पे न्यायमूर्ति UN सिन्हा पदासीन रहते हैं ये, ठीक है। 8वें पे देवकांत बरुआ, 9वें पे रामचंद्र ढोडिबा भंडारे, 10वें पे जगन्नाथ कौशल, 11वें न्यायमूर्ति KBN सिंह, ये भी पदासीन थे। 12वें पे अखलाक उर रहमान किदवई, ये पहली बार जब बनते हैं तब। 13वें P वेंकट सुब्बैया, 14वें पे गोविंद नारायण सिंह, 15वें न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन, ये भी पदासीन है।
16वें पे आर.डी. प्रधान, 17वां पे जगन्नाथ पहाड़िया, 18वें पे न्यायमूर्ति जी.डी. सोहानी, ये भी पदासीन थे। 19वें में मोहम्मद यूनुस सलीम, 20वां बी सत्यनारायण रेड्डी, 21वें पे मोहम्मद शफी कुरैशी, 22वें पे अखलाक उर रहमान किदवई, ये दूसरी बार जब बनते हैं। 93 से 98 पहली बार बनते हैं। 79 से 85। 23वें पे सुंदर सिंह भंडारी, फिर न्यायमूर्ति बी.एम. लाल पदासीन 24वें, सूरज भान अतिरिक्त प्रभार 25वें, 26वें विनोद चंद पांडे, 27वें पे M.R. जोइस, 28वें पे वेद प्रकाश मारवा, ये भी पदासीन रहते हैं। 29वें पे बूटा सिंह 2004 से 2006, 30वें गोपाल कृष्ण गांधी 2006 में ही लगभग 5 महीने के लिए, R.S. गवई 22 जून 2006 से 2008, 30वें 32वें रघुनंदन लाल भाटिया, 33वें देवानंद कुंवर, 34वें D.Y. पाटिल, 35वें केसरीनाथ त्रिपाठी पहली बार 2014 से 15 के बीच में, 36वें पे रामनाथ कोविंद जी भारतीय राष्ट्रपति बनते बाद में, ये भी 16 अगस्त 2015 से 21 जून 2017 तक। फिर केसरीनाथ त्रिपाठी दूसरी बार बनते हैं 2017 में ही 3-4 महीने के लिए। फिर सत्यपाल मलिक जी 4 अक्टूबर 2017 से अगस्त 2018 तक। फिर लालजी टंडन जी, और फिर फिर फागू चौहान जी 40वें, ठीक है। फिर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, और फिर आरिफ मोहम्मद खान 42वें बनते हैं, ठीक है। जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद जी 2 ऐसे राज्यपाल रहे जो भारत के राष्ट्रपति बने। वहीं आरिफ मोहम्मद खान जी 42वें राज्यपाल है जो वर्तमान में है, ठीक है। पदासीन का अर्थ है जब उस समय राज्यपाल का पद जब खाली रहता है तो संभवतः ज़्यादातर राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ही कार्यभार को संभालते हैं। विधान परिषद की बात करें, वे राज्य विधायिका जो है द्विसदनीय है। इसमें विधान परिषद उच्च सदन है, ये एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन का मतलब ये है कि इसका विघटन नहीं होता, ठीक है। समाप्ति होने की संभावना होती है 169, ठीक है। गठन भी हो जाएगा, समाप्ति भी हो जाएगी, पर हाँ ये है कि विघटन नहीं होता वैसा में जैसे विधानसभाओं का होता है। फिर अनुच्छेद हर मतलब कुल में एक 63 सदस्य दूसरे साल 2 साल में हो जाता है, बदल जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती तथा न्यूनतम 40 से कम नहीं होगी। पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी, ठीक है। इसीलिए 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। कुल सीट 75 हैं। अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण करते हैं। कार्यकाल 6 वर्षों का। चयन कैसे होता है? 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा आपस में वोटिंग द्वारा किया जाता है। 1/3 ही स्थानीय निकायों द्वारा। 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा। 1/12 ही सदस्य स्नातक निर्वाचकों द्वारा, ठीक है। विधानसभा की बात करें, विनिम्न सदन कहते हैं विधानसभा को, यह अस्थायी सदन है। वर्णन अनुच्छेद 170 में। सीटें 60 न्यूनतम, अधिकतम 500। 7 फरवरी 1921 को विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी, ठीक है, 1921 में ही। इसलिए 2021 में इसका शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था। बिहार विधानसभा में कुल सीटें हैं 243, ठीक है। 38 SC को, 2 ST के लिए आरक्षित है। 1 सीट आंग्ल भारतीयों को आरक्षित थी, जिसे 104 संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसे कार्यकाल के पूरा होने के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अब सदस्य संख्या कैसे किस प्रकार बदली, ठीक है। 1913 में विधान परिषद की अगर बात करें तो 1913 में 43 थी। 37 में जो है जब चुनाव होते हैं और उड़ीसा अलग हो चुका होता है तो 30 रह जाती है। 1952 में स्वतंत्रता के बाद 72 रहती है। 58 में राज्य पुनर्गठन के बाद 96 हो जाती है। 2000 में झारखंड के आने के बाद 75 है, जो कि वर्तमान में भी है। सेम विधानसभा की बात करें 152 रहती है 1937 में उड़ीसा का अलग होने पे। पहले चुनाव के बाद 331 है। 57 में पुनर्गठन के बाद 319। 77 में बढ़ती है 325 होती है। झारखंड के बनने के बाद 243 रह जाती है। वर्तमान 243 और 75। मुख्यमंत्री की बात करें, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। इसी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन होता है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को सहयोग प्रदान करता है। अनुच्छेद 164 के तहत इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री चुना जाता है विधानसभा में जो होता है।
मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्षों का माना जाता है, क्योंकि उतना सही विधायक का कार्यकाल होता है। लेकिन बहुमत की स्थिति के अनुसार कार्यकाल का निर्धारण राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। वह मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व को निर्वहन करता है। बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची देखें। मोहम्मद यूनुस पहले मुख्यमंत्री रहते हैं। श्री कृष्ण सिंह जी कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री रहते हैं 20 जुलाई 1937 और 1 से 31 अक्टूबर 1939 तक। ठीक है। तीसरे भी श्री कृष्ण सिंह जी 2 अप्रैल 46 से 31 जनवरी 1961 तक। फिर दीप नारायण सिंह कार्यवाहक रहते हैं। फिर विनोदानंद झा जी, कृष्ण वल्लभ सहाय जी, महामाया प्रसाद सिन्हा जी, फिर सतीश प्रसाद सिन्हा जी कार्यवाहक, बीपी मंडल जी। ठीक है। भोला पासवान शास्त्री जी, इनको ध्यान रखिएगा, प्रथम बार 1968 में। ठीक है। 22 मार्च 1967 से 29 जून 1968। फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है पहली बार 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। फिर सरदार हरिहर सिंह बनते हैं। हाँ, फिर भोला पासवान शास्त्री दूसरी बार कब बनते हैं 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 तक। फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। फिर दरोगा प्रसाद राय जी, फिर कर्पूरी ठाकुर जी बनते हैं पहली बार 1970 में। फिर भोला पासवान शास्त्री जी तीसरी बार बनते हैं 71 में। फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। फिर केदार पांडे जी बनते हैं। फिर अब्दुल गफूर जी बनते हैं। फिर जगन्नाथ मिश्रा जी बनते हैं पहली बार। फिर जो है राष्ट्रपति शासन लग जाता है चौथी बार। फिर कर्पूरी ठाकुर जी बनते हैं 19वें दूसरी बार 1970 से 79 तक। राम सुंदर दास जी बनते हैं 20वें। फिर राष्ट्रपति शासन लगता है। फिर जगन्नाथ मिश्रा जी बनते हैं दूसरी बार 1980 से 83 के बीच में। फिर चंद्रशेखर सिंह जी बनते हैं 83 से 85। फिर बिंदेश्वरी दुबे जी बनते हैं। फिर 24वें भागवत झा आज़ाद जी बनते हैं। 25वें सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी बनते हैं 1989 में 11 मार्च 89 से 4 दिसंबर 89। जगन्नाथ मिश्रा जी तीसरी बार बनते हैं 6 दिसंबर 89 से 10 मार्च 1990 तक। 27वें, ठीक है, लालू प्रसाद यादव जी पहली बार 10 मार्च 1990 को बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और 28 मार्च 1995 तक मुख्यमंत्री बने रहते हैं। फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, छठी बार कुल मिला के। फिर दोबारा दूसरी बार लालू प्रसाद यादव जो 28वें मुख्यमंत्री बनते हैं 4 अप्रैल 1995 से 25 जुलाई 97। फिर राबड़ी देवी जी बनती हैं पहली बार 25 जुलाई 97 से 11 फरवरी 99। फिर राष्ट्रपति शासन लगता है 7वीं बार। फिर राबड़ी देवी जी तीसरी मुख्यमंत्री बनती हैं, दूसरी बार वैसे रहती 9 मार्च 90 से 2 मार्च 2000 तक। फिर नीतीश कुमार जी बनते हैं पहली बार 3 मार्च 2000 को से 10 मार्च 2000, केवल 1 हफ्ते के लगभग। फिर राबड़ी देवी जी बनती हैं तीसरी 11 मार्च 2000 से 6 मार्च 2005। फिर राष्ट्रपति शासन लगता है 8वीं बार 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक। फिर नीतीश कुमार जी बनते हैं दूसरी बार 24 नवंबर 2005 से 26 नवंबर 2010 तक। फिर नीतीश कुमार जी तीसरी बार बनते हैं 26 नवंबर 2010 से 20 मई 2014 तक। फिर जीतन राम मांझी जी बनते हैं 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015 तक। फिर नीतीश कुमार जी 36वें मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार विराजमान होते हैं 2015 में 22 फरवरी 2015 से 20 नवंबर 2015 तक। फिर 5वीं बार 2015 से 2017। फिर छठी बार 2017-2020। फिर 7वीं बार 2020 से 2022। फिर 40वें मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार 10 अगस्त 2022 से 28 जनवरी 2024। फिर 41वें मुख्यमंत्री के रूप में 9वीं बार 28 जनवरी 2024 को शपथ लेते हैं। ठीक है, अभी भी पद पे हैं। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस 1937। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी। प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला प्रसाद पासवान शास्त्री। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। सर्वाधिक कार्यकाल श्री नीतीश कुमार जी को 9 बार मुख्यमंत्री बनेंगे। स्थानीय स्वशासन की बात करें, पंचायती राज व्यवस्था स्वतंत्रता उपराप्ति 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया। 73 संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू किया गया। बलवंत राय महता की सिफारिश के अनुरूप ही त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 ईस्वी से कार्यरत हुई। ठीक है,
और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया। इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या है? पहली बात की पंचायती राज के 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, महिलाओं को सबसे इम्पोर्टेंट सभी स्तरों में 50% आरक्षण होगा। ठीक है, और पिछड़े वर्गों को सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण होगा। SC तथा ST वर्ग को भी सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, SC, ST तथा पिछड़े वर्गों का सभी स्तरों में पदों पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, पंचायती राज के निर्वाचित पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होता है। ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचना एवं विशेषताएँ। ठीक है, अब देखिए पहले ग्राम सभा की बात करते हैं। यह पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच का अंतराल अधिकतम 3 माह होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 1 वर्ष में 4 बैठकें अनिवार्य हैं। बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। गणपूर्ति या कोरम 1/20 कुल सदस्यों का। प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है और अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा। ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है? विकासात्मक कार्यों में सहयोग, लाभार्थियों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना, निगरानी समिति द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण करना है। ग्राम पंचायत में कौन कौन है? निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य को मिला के 6000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा करा लिया जाना चाहिए। मुखिया का चुनाव डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। उप मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगर बराबर होगा तो परिणाम लॉटरी द्वारा निकाला जाएगा। वार्ड सदस्य कौन होंगे? प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। हर 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। मुखिया और उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज अधिकारी को लिख कर दे सकते हैं, स्वयं DPRO को। वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकता है, जिसमें 7 दिन के बाद उसके पद रिक्त हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होगी। ठीक है, कोरम जो है आधा होगा कुल सदस्यों का। ग्राम कचहरी की बात करते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, प्रत्येक ग्राम पंचायत की सभी वार्ड से एक पंच सदस्य, ठीक है, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। ठीक है, प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव एवं न्याय मित्र की नियुक्ति की जाती है। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर देते हैं। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को देता है। समिति प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पे एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। ठीक है, अब यानी कि अप्रत्यक्ष मतदान हो रहा है। अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा इनका चुनाव हो रहा है प्रमुख उप प्रमुख का। प्रमुख पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करता है। वो अपना त्यागपत्र लिखित रूप से अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को देता है। पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में प्रमुख को देता है। ठीक है, जिला परिषद की बात करें तो जिला स्तर पर होती है। ये का काम है ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समिति के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन। इसके सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पे प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। इनके निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में जिला दंडाधिकारी को देता है। वहीं उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। वहीं जिला परिषद सदस्य भी अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को ही देते हैं।
देख रहे हैं हम लोग पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन एवं त्यागपत्र की विधि। मुखिया निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी या डीपीआरओ को देता है। उप मुखिया इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, ये भी अपना त्यागपत्र डीपीआरओ को। वार्ड सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन त्यागपत्र मुखिया को। प्रमुख निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुमंडल दंडाधिकारी को। उप प्रमुख निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रमुख को। वहीं पंचायत समिति सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रमुख को। जिला परिषद की स्तर पर बात करें, जिला परिषद अध्यक्ष निर्वाचन अप्रत्यक्ष जिला दंडाधिकारी को। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष जिला परिषद उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, ये त्यागपत्र जिला परिषद अध्यक्ष को देगा। वहीं जिला परिषद सदस्य जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है वो त्यागपत्र जिला परिषद अध्यक्ष को देता है। सरपंच निर्वाचन प्रत्यक्ष त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी। उप सरपंच निर्वाचन अप्रत्यक्ष त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी। पंच निर्वाचन प्रत्यक्ष त्यागपत्र सरपंच को। अब नगरीय प्रशासन की बात करते हैं। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत संविधान में भाग 9 का शामिल किया गया। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम का प्रावधान किया गया है। नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है। इसमें भी पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय स्वशासन की बात करें, बिहार में नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन हेतु त्रिस्तरीय संरचना का प्रावधान किया गया है, जो है नगर पंचायत, नगर परिषद तथा नगर निगम। नगर निकाय के सदस्यों को निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। कार्यकाल 5 वर्षों का। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकाय संख्या 261 है। नगर निगम 19, नगर परिषद 88 और नगर पंचायत 154 है। राज्य वित्त आयोग की बात करें, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए भाग 9 के अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों के लिए इसका गठन किया जाता है। यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और वित्त संबंधी अनुशंसाएं रिकमेंडेशन देता है। राज्य की महाधिवक्ता की बात करें, संविधान के अनुच्छेद 161 में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 165 में यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। ठीक है, निश्चित कार्यकाल नहीं है। राज्य सरकार को भी संबंधित सलाह देता है। विधानमंडल के दोनों सदनों में भाग ले सकता है तथा बोल सकता है, हालांकि मताधिकारी का अधिकार उसे नहीं है। बिहार में न्यायपालिका की बात करें, राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पे है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स केमियर थे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, विपुल एम पंचोली जी हैं। मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से, क्या जैसे एक कोलेजियम होता है, बहरहाल बाद में पढ़ेंगे पॉलिटी में। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। योग्यताएं देखें, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या फिर उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। वह 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? मूल अधिकारों के संबंध में संसद एवं विधानमंडल आदि के संबंध में विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई यहीं पे होती है। रिट क्षेत्राधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। अपीली क्षेत्राधिकार में एक अपीली न्यायालय है, राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। पर्यवेक्षण भी करता है, पर्यवेक्षी न्यायालय के रूप में अपने अधीनस्थ न्यायालयों की गतिविधियों की समीक्षा करता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति आदि का अधिकार रखता है। अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, अभिलेख न्यायालय इसके द्वारा किए गए निर्णय अभिलेख एवं साक्ष्य के तौर पर
मान्य होते हैं और इनकी न्यायिक अवमानना के आधार पर इन्हें दंड देने का अधिकार होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। अनुच्छेद 13 एवं 226 के तहत उच्च न्यायालय केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधिनियमों एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। ठीक है। बिहार की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय के बाद जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से अनुच्छेद 233 के तहत की जाती है। अब हम राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया है। ठीक है। प्रशासनिक इकाई सबसे ऊपर राज्य है। इसका मुख्य प्रशासनिक जो पदाधिकारी है वो मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी। वहीं प्रमंडल स्तर पे आयुक्त यानी कमिश्नर, जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अनुमंडल स्तर पर एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी। ठीक है। प्रखंड या अंचल स्तर पे प्रखंड विकास अधिकारी बीडीओ और अंचल पदाधिकारी सीओ होते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। इसका सभी विभागों पर नियंत्रण होता है। यह मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। यह मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों का प्रबंधन करता है। अब हम लोग देखेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की क्या स्थिति रही। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिलती हैं, जेडीयू को 12 सीटें मिलती हैं विभिन्न पार्टियों की सीटें, एलजेपी को 5 सीटें मिलती हैं, आरजेडी को 4 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 3, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन इनको 2 सीटें मिलती हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम को 1 और निर्दलीय 1 जो है पप्पू यादव जी को, कुल 40 सीटें थी संसदीय सीटें बिहार में, जिनका बंटवारा इस प्रकार हुआ है। में जाति आधारित जनगणना की बात करें तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग 4,70,80,514, प्रतिशत के रूप में 36.0%, पिछड़ा वर्ग 3,54,63,936, 27.12%, अनुसूचित जाति 2,56,89,820, 19.65%, सामान्य वर्ग 2,02,91,679, 15.52%। वहीं अनुसूचित जनजाति 21,99,361, 1.68% है। 13 करोड़ कुल जो है 13,07,25,310 हैं जनसंख्या अभी। ठीक है। विभिन्न धर्मों के प्रतिशत की बात करें तो हिंदू धर्म 81.99%, मुस्लिम 17.7%, बौद्ध 0.085%, ईसाई 0.057%, सिख 0.011%, जैन 0.009%। अब हम देखेंगे बिहार की जनगणना 2011 के आधार पे देख लेते हैं। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। अंडमान एंड निकोबार में ये हत्या आती है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुई। 1936 ईस्वी में उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बाद 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। इसके आयुक्त श्री चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी एवं महाराष्ट्र के बाद बिहार का तीसरा स्थान है। अगर बिहार और भारत की जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करें, कुल जनसंख्या बिहार के लगभग 10.41 करोड़, भारत की 121 करोड़। पुरुष बिहार में 52.14, भारत में 51.54, महिलाएं 47.86, 48.46, ग्रामीण 9.23 करोड़ जनसंख्या जो है 83.37 करोड़,
ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के रूप में बिहार में 88.7% ग्रामीण जनसंख्या है, वहीं भारत में 68.8%। शहरी जनसंख्या बिहार में 1.18 करोड़, वहीं भारत में 37.71 करोड़। शहरी जनसंख्या प्रतिशत के रूप में 11.3 करोड़, वहीं भारतवर्ष में 31.2%। दशकीय वृद्धि दर शहरीकरण की बिहार में 0.8%, भारत में 3.4%। 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर बिहार में 25.42%, वहीं भारत में 17.7%। लिंगानुपात की बात करें, बिहार में 918, भारत में 943। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष, बिहार में 935, इंडिया में 919, जो कि बिहार से कम है। जनसंख्या घनत्व तो बिहार का 106 प्रति वर्ग किलोमीटर, इंडिया का 382। जनसंख्या में 0 से 14 आयु वर्ग समूह के लोगों का प्रतिशत 40.2%, वहीं भारत में 30.9। 1559 वाली कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 53.5%, बिहार में, भारत में 60.7%। 60 वर्ष और अधिक आयु वाली जनसंख्या बिहार में 6.3, भारत में 8.4। साक्षरता दर बिहार में 61.8, भारत में 74.04। पुरुष साक्षरता दर बिहार में 71.2, भारत में 82.14%। महिला साक्षरता दर बिहार में 51.5, भारत में 65.42। साक्षरता दर में वृद्धि देखें, बिहार में 17.9, कुल 10.9। ग्रामीण साक्षरता दर बिहार में 59.8, कुल 67.8। शहरी साक्षरता दर बिहार में 76.9, कुल 84.1। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 15.72%, बिहार में 16.6% कुल। अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत बिहार में 1.3, कुल 8.6% पॉपुलेशन का। अब जिलावार देखते हैं आंकड़े। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले, सबसे ज़्यादा है पश्चिमी चंपारण का, गया, फिर पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले, शिवहर सबसे छोटा है, से बड़ा अरवल, फिर शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, पटना 58.4 लाख पॉपुलेशन है, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले, शेखपुरा, शिवहर और अरवल। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले, मधेपुरा में 31.1% वृद्धि, किशनगंज में 30.44, वहीं अररिया एवं खगड़िया में 30.2%। सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले, अरवल में 18.89%, गोपालगंज में 19.02, वहीं दरभंगा है तीसरे नंबर पे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले, गोपालगंज में 1021, उसके बाद सीवान और सारण। और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में 876, उससे थोड़ा ज़्यादा भागलपुर और थोड़ा ज़्यादा खगड़िया। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किशनगंज में 971, उसके बाद कटिहार, फिर गया। सबसे कम में वैशाली का 904, उससे थोड़ा ज़्यादा पटना, फिर मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, शिवहर में 1880, फिर पटना और फिर दरभंगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, सबसे कम कैमूर में 488, थोड़ा ज़्यादा जमुई में, नंबर 3 पे बांका। सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ पे है, पटना 43.1%, फिर मुंगेर, फिर भागलपुर। सबसे कम शहरीकरण समस्ती और बांका में 3.5%, वहीं उससे अधिक मधुबनी, फिर कैमूर। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले, रोहतास में 73.4% साक्षर लोग हैं, फिर पटना, फिर भोजपुर। सबसे कम साक्षरता पूर्णिया में 51.9%, फिर सीतामढ़ी और कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले, रोहतास में 82.9%, फिर भोजपुर, फिर बक्सर। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले, पूर्णिया में, कटिहार और सीतामढ़ी। 15.1% है पूर्णिया में। सर्वाधिक महिला साक्षरता
रोहतास में, फिर मुंगेर में, फिर पटना में। सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा 41.7%, फिर मधेपुरा, फिर पूर्णिया। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले जिले रोहतास में 72.5, फिर औरंगाबाद, फिर भोजपुर। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले पूर्णिया में 48.4%, फिर कटिहार, फिर सीतामढ़ी। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले 3 जिले कैमूर में 82.6%, फिर पटना, फिर मुंगेर। सबसे कम शहरी साक्षरता वाले 3 जिले शिवहर में 62%, फिर शेखपुरा, फिर मधुबनी। सर्वाधिक 80% वाले 3 जिले गया में 30.39%, फिर नवादा, फिर औरंगाबाद। न्यूनतम 80% वाले जिले किशनगंज में 6.69%, फिर कटिहार, फिर भागलपुर। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 जिले पश्चिमी चंपारण में 6.35%, फिर कटिहार में, फिर जमुई में। न्यूनतम एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 जिले खगड़िया में सबसे कम 0.04%, उससे अधिक समस्तीपुर में और फिर औरंगाबाद में। चलिए पढ़ते हैं बिहार में पर्यटन। बिहार पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक सभी प्रकार के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। धार्मिक पर्यटन स्थलों में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई एवं मुस्लिम सभी धर्मों के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। यहाँ पर्यटनों का दूसरा पक्ष आर्थिक है। ठीक है, बिहार में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। थीम वाक्य जो बिहार में पर्यटन विभाग का है वो है बिहार टूरिज्म ब्लिसफुल बिहार। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023 में 821.33 लाख पर्यटक बिहार आए, जिनमें से 815.86 लाख देसी पर्यटक और 5.47 लाख विदेशी पर्यटक थे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति 2023 से 28 को दिसंबर 2023 में स्वीकृति दी गई। इसके प्रमुख प्रावधान हैं विश्व स्तरीय अधोसंरचना का विकास करना, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाली कुशल श्रम शक्ति तैयार और संधारित करना, पर्यटकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान, पर्यटन क्षेत्र में पूंजी का निवेश अत्यधिक, बिहार में थीम आधारित पर्यटन गंतव्यों और संबंधित अधोसंरचना का विकास करना। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन स्थलों को सर्किटों के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रमुख सर्किट और उनके स्थल निम्नलिखित हैं। ठीक है, राजगीर खेल अकादमी, राजगीर में APJ अब्दुल कलाम, ये देखिए नवनिर्मित जो महत्वपूर्ण भवन पर उनको देखते हैं। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में, बापू टावर पटना में, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बासु पटना में, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, ये सबसे ऊंचा स्टोन स्तूप है भारत का, वैशाली में। अब बौद्ध सर्किट, बौद्ध धर्म के सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थलों को इसमें स्थान दिया गया है, जहाँ पे जैसे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने उपदेश दिए, उनके स्तूप आदि, ये सब बौद्ध सर्किट में रहेंगे। ठीक है, बुद्ध सर्किट के अगर हम मैप को देखें, वाल्मीकि नगर में, लौरिया नंदनगढ़ में बुद्ध स्तूप, अशोक स्तंभ है। ठीक है, रामपुर में अशोक स्तंभ है, लौरिया राज में अशोक स्तंभ है, केसरिया में बुद्ध स्तंभ है, बुद्ध स्तूप है कीजिएगा। ठीक है, वैशाली में अभिषेक पुष्करणी, अशोक स्तंभ, विश्व शांति स्तूप, राजा विशाल का गढ़, बुद्ध रैलिक स्तूप है। वहीं पटना में बुद्ध स्मृति पार्क, चेचर बुद्ध स्तूप, कुम्हरार, पाटलिपुत्र कर्णा स्तूप, अगम कुआं, पटना म्यूजियम है। ठीक है, और नालंदा में नालंदा यूनिवर्सिटी का विशेष आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम और वेंसा मेमोरियल हॉल है। भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। राजगीर में विश्व शांति स्तूप, वेणुवन, घोड़ा कटोरा झील, पीपला और सप्तपूर्णी गुफा। हाँ, गया जी में डुंगेश्वरी पहाड़ी एवं गुफा, बोध गया है। हाँ, निमेश लोचन स्तूप, महाबोधि मंदिर, महाबोधि वृक्ष, सुजाता स्तूप, 80 फुट ऊंची बुद्ध की मूर्ति, जहानाबाद में लट स्तंभ और बराबर की गुफा। ठीक है, ये बुद्ध सर्किट मैप है। देखिए तो आगे देखते हैं। जैन सर्किट की बात करें तो जो 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनका जन्म बिहार में ही होता है। कई धार्मिक पर्यटन स्थल मौजूद हैं। जैन सर्किट के मैप को देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, आरा में मसाढ़ जैन मंदिर, चंद्रप्रभु जैन मंदिर, ये दो। वहीं वैशाली में बासोकुंड जैन मंदिर, पटना में कमलदाह जैन मंदिर, नालंदा में जैन मंदिर कुंडरपुर। हाँ, राजगीर में नौलखा मंदिर, सोन भंडार मंदिर,
मनियार मठ, वीरावतन दिगंबर जैन मंदिर, ठीक है। पावापुरी में जल मंदिर, श्वेतांबर जैन मंदिर। नवादा में गोनावजी मंदिर, ठीक है। सिकंदरा में जैन मंदिर लछुआर, ठीक है। भागलपुर में वासुपूज्य जीनल्या और श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्धि क्षेत्र, ठीक है। बांका में जैन मंदिर मंदार पहाड़ी। ये आपका जैन सर्किट मैप हुआ। अब सिख सर्किट की बात करें तो बिहार सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्मभूमि रहा है। इसके अतिरिक्त सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक एवं 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह ने भी बिहार की यात्रा की थी, ठीक है। अगर सिख सर्किट के मैप की बात हम करें, ठीक, तो ये देखिए सबसे पहले पटना की बात करें, हाँ, तो गुरुद्वारा कंगन घाट, गुरुद्वारा बालू लीला मनी संगत, गुरुद्वारा गाय घाट, तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब, गुरुद्वारा का बाग प्रकाश पुंज, ठीक है, और गुरुद्वारा हांडी साहिब भी है, ठीक है। सासाराम में गुरुद्वारा चाचा फगूमल, हाँ, गया में गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर, ठीक है। रजैली में गुरुद्वारा रजैली संगत, ठीक है। राजगीर में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक शीतल कुंड, मुंगेर में गुरुद्वारा पक्की संगत, लक्ष्मीपुर में गुरुद्वारा तेग बहादुर ऐतिहासिक, भागलपुर में गुरुद्वारा बड़ी संगत, ठीक है। ये आपका सिख सर्किट मैप। रामायण सर्किट की बात करते हैं। हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विकास में उल्लेखनीय योगदान रहा है। ये पवित्र भूमि राम और माता सीता से संबंधित रही हैं। कई मंदिर एवं दर्शनीय स्थल हिंदू धर्म से महत्वपूर्ण है। अगर सर्किट मैप की बात करें तो वाल्मीकि नगर में नरदेवी गौरी शंकर वाल्मीकि आश्रम, ठीक है। रामनगर में जानकीगढ़ चंकीगढ़, ठीक, ये पूरा पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। ये जो है सीतामढ़ी में जानकी मंदिर, पुनौरा धाम, हरेश्वर स्थान, पंथपाकर, ठीक है। मधुबनी में देवी गिरजा फुलहार, ठीक है। मधेपुरा में सिंहेश्वर स्थान, भागलपुर में अजगैबी नाथ, बांका में मंदार पहाड़ी, मुंगेर में सीताकुंड, जमुई में गिद्धेश्वर मंदिर, पटना में महावीर मंदिर, ठीक है, और वैशाली में रामचौरा मंदिर, बक्सर में देवी अहिल्या हरौली और रामरेखा घाट, ठीक है, ये हुआ। और तार में तरका और युद्ध भूमि, भभुआ में मुंडेश्वरी मंदिर, औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर, सीता थापा और उगमा मंदिर, गया में प्रेतशिला हॉल, ठीक है, और काको में रानी कैकी, और हाँ, सूफी सर्किट की बात करें कि सूफी बात के चिश्ती एवं सोहरावर्दी से संबंधित यहाँ रहा है, ठीक है, जो संप्रदाय, ठीक है, सिलसिले कई स्थल जो है महद्वीप में देखते हैं, ठीक है। मोतिहारी में बतक मियाँ अंसारी की मज़ार है, सीवान में हसपुरा दरगाह है, छपरा में कुमारे पीर बाबा दरगाह है, मनेर में मनेर शरीफ की दरगाह है, बक्सर में दरगाह दरिया शाह बाबा है, ठीक है। सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है, औरंगाबाद में अमजद शरीफ दरगाह है हसपुरा में, ठीक है। अब जहानाबाद में हजरत बीबी कमल मकबरा है, ठीक है। मुजफ्फरपुर में दरगाह हजरत दाता कंबल शाह चिश्ती, ठीक है। हाजीपुर में हाजीपुर करबला, दरभंगा में मज़ार हजरत मखदूम और भीका शाह सैलानी, सुपौल में मज़ार पीर अशफाकुल्लाह पीरगंज, अररिया में मज़ार हाजी शब्बीर शाह वर्सी, ठीक है। पूर्णिया में दरगाह ख्वाजा सैयद शाह अजमतुल्लाह चिश्ती, भागलपुर में मज़ार हजरत लाल मोहम्मद शाह जंगी, मुंगेर में मज़ार पीर हजरत पीर शाह नफ़ी जमीदा रहमानी खानका, ठीक है। बिहार शरीफ में इब्राहिम गोया का मकबरा है, बड़ी दरगाह छोटी दरगाह है, ठीक है। पटना में खानकाह मादिया कलंदरिया, बेगू हज्जाम मस्जिद, खानकाह मुजीबिया फुलवारी शरीफ, खानकाह मुनीमिया कमरिया और हजरत, और मुनीम पाक बाज की दरगाह। ये रहा आपका सूफी सर्किट का मैप। इको सर्किट की बात करेंगे अब। बिहार प्राकृतिक छटा, जैविक विविधता एवं मन भावुक पर्यावरण दृश्यों से परिपूर्ण स्थल है। यहाँ पहाड़ झरने हरियाली के मनभावक दृश्य मौजूद हैं। मैप की बात करें तो सबसे पहले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये पश्चिमी चंपारण, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर अम्बामन झील
फिर इधर कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, सीताकुंड, ये देखिए विक्रमशिला गंगटोक डेल्फिन, भीमबाद वन्यजीव अभ्यारण्य, ओढ़नी डैम, नकटी डैम, नागी डैम, फिर ये ककोला जलप्रपात, घोड़ा कटोरा, गढ़ी डैम, ककोला जलप्रपात, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, पांडु पोखर, राजगीर नेचर और जू सफारी, बराबर की गुफा, संजय गांधी जैविक उद्यान इको पार्क, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, तिलहर जलप्रपात, कशिश जलप्रपात, तुतला भवानी जलप्रपात, मांझर और धुआं। देखिए मैं अलग से मैप में इसमें आपको बताऊंगा सबको। हाँ, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में 2 स्थल हैं। महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोध गया 2002 में, ठीक है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है ये, ठीक। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में ही हुई थी, ठीक है। इस मंदिर के प्रांगण में ही बोधि वृक्ष भी मौजूद है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, नालंदा 2016 को में इसको मिला है। इस प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा केंद्र के रूप में इसका निर्माण होता है। सब बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था, प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय था। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। वर्ष 2010 में संसद द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का कार्य किया गया, जहां 2014 से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गया है, ठीक है।